नमस्कार मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSM PG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, जो हम AGP ज्योग्राफी सॉल्व्ड पेपर 2018 की सीरीज चला रहे हैं, उसमें हमने पिछले वीडियो में आपका 30 क्वेश्चनों तक की सीरीज प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से, जिसका जो है आपका नंबर 31वां। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। एक तरफ आपको इमिटर यानी उत्सर्जक दिखाए गए हैं, दूसरी तरफ इमिटेड प्रोडक्ट्स यानी कि उनसे क्या उत्सर्जित होता है ये बताया गया है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो इसमें जो आपको सही पता हो पहले उसको पकड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे क्षय मान पादप से क्या निकलता है, अगर आपको पता है तो आप जा सकते हैं, अगर नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। ज्वालामुखी से क्या निकलता है ये आपको पता ही होगा, जाहिर सी बात है। इससे आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, तो अब आपको आना है कि बी का 4 किस में है। तो बी विकल्प आपका ये है। बी का 4 आप देख सकते हो कितने में है, पहले में है और दूसरे में है, यानी कि तीसरा और चौथा विकल्प आपका ऑटोमेटिक गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें आप आओगे तो ए क्वेश्चन में दोनों में तीसरा तीसरा दिया हुआ है, यानी कि ए का तीसरा तो सही है ही आपका। अब आपके पास दो विकल्प बचते हैं, यानी कि सी और डी। इसमें अगर आपको एक पता है तो जाहिर सी बात है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सी विकल्प। सी लवण स्प्रे, यानी कि साल्ट स्प्रे जो होता है वो महासागरों से होता है। ठीक है, और जब वनों में आग लगनी है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि सी का 2 सही है और डी का 1 सही है। तो सी का 2 किस में है, 2 नंबर पे, तो अतः आपका आंसर 2 नंबर सही है डी। ठीक है दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों इसी प्रकार हल किया जाता है। पहले हम उस पर बात करनी होती है जो आपको सही पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर आपका है, थोड़ा इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं पहले। 2 नंबर सही है आपका विकल्प। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार में निस्तृप्त यानी कि निकलने वाली गैसों में पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प होता है। इसके अलावा मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन हाइलाइड्स भी निकलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा क्या निकलता है तो जलवाष्प निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पौधों के वियोजन से अमोनिया व हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। कम मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति वनाग्नियों के समय कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है, जब वनों में आग लगती है तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी आपको याद रखना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वैश्विक तापन हेतु उत्तरदायी है। CO2 की अधिकतम मात्रा समुद्रों में संचित है। महासागरों से लवण स्प्रे निकलता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर संचित है तो वो समुद्रों यानी कि महासागरों में ही संचित है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे ऊपर बढ़ते हैं, जिस 32वां नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 32। इसे भी देखते हैं हम। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल द्विविभाजन की नींव रखी थी। अगर दोस्तों हम जो थॉट की सीरीज चला रहे हैं उसमें अगर आपने देखा होगा तो एक नाम मिलेगा आपका वारेनियस का। ठीक है, बर्नहार्ड वारेनियस, यही इसका सही आंसर है। यानी कि फाउंडेशन ऑफ डिक्टोनॉमी की नींव इन्होंने ही रखी थी, बर्नहार्ड वारेनियस ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब इनके बारे में भी देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए हैं वारेनियस महोदय ने। बर्नहार्ड वारेनियस ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल द्विविभाजन 17वीं शताब्दी में किया था। 1650 में उसकी प्रसिद्ध पुस्तक सामान्य भूगोल यानी कि ज्योग्राफिया जनरल्स, ये भी दोस्तों पुस्तक आपसे बहुत पूछी जाती है कि सामान्य भूगोल किसकी है, यानी ज्योग्राफिया जनरल्स तो वारेनियस की है। इन्होंने द्विविभाजन की नींव रखी, ये भी आपको याद रखना है।
सामान्य भूगोल को क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक तथा विशेष भूगोल को प्रादेशिक भूगोल के रूप में विकसित किया। उनका मानना था कि एक दूसरे से अलग तथा विपरीत नहीं है बल्कि अन्योन्याश्रित हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जापान और श्याम का भूगोल 1649 ईस्वी में लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको जानकारी रखनी है। इनके बारे में थोड़ा जानकारी और दे दूँ दोस्तों कि एक इनकी पुस्तक है, मैं आपको बोले दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ जनरल जियोग्राफी, ये उनकी पुस्तक का नाम है। क्या नाम है? एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ जनरल जियोग्राफी, इन्हीं की पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और द्वैतवाद के पिता तो आप जान ही गए कि कौन है, वारेनियस ही हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है दोस्तों, 33वां नंबर का क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, प्रश्न पढ़ते समय ये आपको बहुत विशेष करके ध्यान रखना है कि नहीं शब्द तो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, नहीं हो सकता है, असत्य पूछ सकता है, गलत पूछ सकता है कि कौन सा गलत है, कौन सा असत्य है, तो ये भी आपको हमेशा याद में रखना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही आपको ये क्वेश्चन मिले उन्हें अंडरलाइन कर लेना चाहिए, यानी कि नहीं को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं इन पुस्तकों के नाम और इनके द्वारा जो आगे लिखे हुए हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। रूट एंड रिल्स अल मसूदी की, किताबुल अस्कर अल बलाकी की, किताब अल हिंद अल बरूनी की, इब्न खालदून यानी मुकद्दिमा इब्न खालदून की है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आप जा सकते हैं कि मुकद्दिमा किसकी है, इब्न खालदून की है। ठीक है, किताब अल हिंद किसकी है, अल बरूनी की है। ठीक है, रूट एंड रिल्स अल मसूदी की है या नहीं, ये आपको पता ही नहीं है जैसे। ठीक है, अल बलाकी यानी किताबुल अस्कल किसकी पुस्तक है। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, ये बुकें तो डायरेक्ट पूछी गई हैं, तो जाहिर सी बात है जब आपको पता होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो रूट एंड रिल्स अल मसूदी की नहीं है, ये इब्न हाकल की पुस्तक है। ठीक है, अल बलाकी किताबुल अस्कर अल बलाकी की है, किताब अल हिंद अल बरूनी की है, मुकद्दिमा इब्न खालदून की है। ठीक है, इनका एक्सप्लेनेशन दोस्तों देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, अगर आपने नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे जो हम ज्योग्राफिकल थॉट की प्लेलिस्ट चला रहे हैं वहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन सब के बारे में, और हमने बात भी की है अरब भूगोलवेत्ताओं पर, तो आप देख सकते हैं। रूट एंड रिल्स इब्न हाकल या अबू अल मोहम्मद काशिम की है। ठीक है, इब्न हाकल द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें हैं जैसे पृथ्वी की आकृति, शास्त्रों एवं साम्राज्यों की पुस्तक, संसार के देश। ठीक है, अल मसूदी की पुस्तकें हैं किताब मुराज अल दहाब यानी स्वर्णिम चारा गाहें। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। किताब अल तहनवाल इसराफ, किताब अखबार अल जमा जो 30 घंटों में आई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। किताब अल अंसाब समय विवर्णिका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समय विवर्णिका यानी एनल्स ऑफ टाइम्स, सोने की चारागाहें एवं जवाहरातों की खानें, मिडोस ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ प्रीसियस स्टोन्स। ठीक है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछी जाती है। उपदेश और निरीक्षण यानी कि एक्सोसेशन एंड इंस्पेक्शन, मीरा जल दवाह धाबाए। ठीक है, अल बरूनी की पुस्तकें हैं। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, तो एक क्वेश्चन तो आपका यही हो गया कि अल बरूनी किसके साथ भारत आए थे, तो महमूद गजनवी के साथ आए थे। किताब अल हिंद 1030 में इन्होंने लिखी थी, इसका हिंदी वर्जन है भारत का भूगोल। अल कानून अल मसूदी, दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे क्योंकि एक नाम लगा हुआ है अल मसूदी, तो इससे आपको लगेगा कि ये पुस्तक तो अल मसूदी की होगी, लेकिन ये अल मसूदी की नहीं है, ये अल बरूनी की है, इसलिए आपसे पूछा जाता है, तो आप ये याद रखेंगे। बादशाह मसूद के कानून, इसमें चंद्रमा व सूर्य का विशद वर्णन है। ये टालमी के अल्मा जेस्ट के अनुरूप लिखा गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है कि किस अरब भूगोलवेत्ता ने टालमी के अल्मा जेस्ट के अनुरूप पुस्तक लिखी थी, तो अल बरूनी ने लिखी थी, और वो कौन सी थी, अल कानून अल मसूदी थी। ठीक है, द वेस्टेज ऑफ द पास्ट, अथर अल बगिया,
तारीखुल हिंद, ठीक है, ये भी पुस्तकें हैं उनकी। किताब अल जमाकीर, किताब अल सैदना, अल तहदीद ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन, किताब अल तात्विक की तहरीफ यानी हरकत अल शम्स सूर्य संचलन के संबंध में है, रिसलाह दिन और रात के संबंध में है। देखो दोस्तों ये आपको याद रखना, ये रिसलाह है, रिल्लाह नहीं है, क्योंकि रिल्लाह पुस्तक किसकी है, इब्न बतूता की है, लेकिन रिसलाह किसकी है, तो अल बरूनी की है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है दोनों में, क्योंकि ऐसे ही डिफरेंस बना करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और उसी में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। भारतीय समय निर्धारण अल बरूनी की है। राशिकत अल हिंद, भारत में राशि चक्र भी इन्हीं का है, ठीक है। अल बलाकी द्वारा लिखित पुस्तक किताबुल अशकल है, जो कि 921 में उन्होंने लिखी थी। यह विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्र वली थी, ये भी आपको याद रखना है। इब्न खालदून, जो मुकद्दिमा पुस्तक है वो इब्न खालदून की है। इसमें उन्होंने मानव समाज के विविध पक्षों की व्याख्या की है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक्सप्लेनेशन अभी आप देख लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी किसने प्रतिपादित की। हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसने दी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थ्योरी वगैरह आपको अगर डायरेक्ट पता होंगी तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी का जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपका नंबर 1 है, R.E. हार्टन। ये R.E. हार्टन महोदय ने हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी दी थी, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या भी आपको बताए दे रहे हैं। R.E. हार्टन द्वारा सर्वप्रथम 1933 में सतह के हाइड्रोलिक चक्र का सर्वप्रथम विवरण प्रस्तुत किया गया, जब उन्होंने सतह के निस्पंदन एवं सतह पर जल के रुके रहने की व्याख्या की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 35वें नंबर का। 35वें नंबर का आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल में व्यवहार परक दृष्टिकोण पर जोर दिया है, ठीक है दोस्तों। जब हम कंसेप्ट पर बात कर रहे थे तो हमने वहाँ पर बताया था आपका जो व्यवहार परक उपागम है यानी अप्रोच है वो किसके द्वारा दी गई है, तो बिहेवियरल अप्रोच इन ज्योग्राफी किसने दी है, जॉनस्टन ने, किर्क ने, बर्टन ने या ग्रॉगरी ने। इसका जो सही आंसर है दोस्तों किर्क महोदय ने, ठीक है। तो व्यवहार परक दृष्टिकोण किर्क महोदय ने दिया था। इसके बारे में व्याख्या हम देख लेते हैं। किर्क जिनका जन्म 1952 से 1963 के बीच में उन्होंने दिया था, प्रथम व्यवहारिक प्रतिरूप प्रस्तुत किया। उसने अपने प्रतिरूप में यह स्पष्ट किया कि एक ही भौगोलिक पर्यावरण में निवास करने वाले लोगों में भिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और निर्जाति पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए स्थान और समय में एक समान सूचना का अर्थ भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे आज बजट अगर पेश हुआ है तो लोगों की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, जैसी उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, संस्कृति कैसी है और निर्जातीय पृष्ठभूमि है कैसी है, उसके अनुसार उनके लिए इस बजट का अर्थ होगा। इसके अलावा स्थान और समय भी निर्धारित करेगा, ठीक है। एक उद्योगपति के लिए बजट महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन गरीब के लिए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं होगा कि बजट आज पेश भी हुआ है इंडिया में, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसलिए उन्होंने बताया कि ये सभी जो स्थितियां हैं वो स्थान और समय में अलग अलग हो सकती हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति संसाधन, स्थान और पर्यावरण के बारे में सूचना का अंश भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। तो ये आपका व्यवहारवाद था जिसे किर्क महोदय ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का आपका। जर्मन भूगोलीय विचारधारा के विकास में योगदान करने वाले जर्मन भूगोलवेत्ताओं का सही अनुक्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। सीक्वेंस बताना है, ठीक है। जर्मन ज्योग्राफर्स यानी कि एक से या कह सकते हो पहले से अंतिम की ओर, इस प्रकार बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको क्षैतिज हल नहीं करना होता है,
वर्टिकल करना होता है। ठीक है, अगर आपको इसमें पता है कि रेड जेल पहले थे कि ट्रॉल थे, हैटनर और पैशिल थे, ठीक है, अगर इस प्रकार आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला इसमें कौन सा है। मान लीजिए कि अब आपको पता है कि पैशिल तो पहले विद्वान थे, ठीक है, तो आप पैशिल देख लीजिए किस किस में पहला पहला है, आपका दूसरा है और तीसरा है, यानी कि पहला और चौथा विकल्प तो आपका सीधे सीधे गलत हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो पहला और चौथा तो आपका गलत हो गया। अब इसके बाद आपको दूसरे और तीसरे में देखना है। तो पैसिल के बाद कौन आए थे? रेड जेल आए, हेटनल आए या ट्रॉल आए? ठीक है, तो अब हमें पता है कि पैसिल के बाद रेड जेल आए थे, रेड जेल के बाद हेटनर आए थे और इसके बाद ट्रॉल आए थे। तो इसका आंसर कौन सा सही है? तीसरा नंबर सही है। ठीक है, तो इसे आपको वर्टिकल सही करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार, नहीं तो आप वैसे देखेंगे तो चारों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको एक पता है कि पैसिल थे पहले तो पैसिल पहले में देख लीजिए, तो बाकी दो विकल्प वैसे भी गलत हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो तीसरा आंसर इसका सही है। इनकी व्याख्या भी दी गई है, इसे भी हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ऑस्कर फर्नांडिस पैसिल का जन्म 1826 में ड्रेसडेन और मृत्यु 13 अगस्त 1875 में लिप्जिंग में हुई। जर्मन भूगोलवेत्ता व नृजाति वैज्ञानिक थे। 1871 में ऑस्कर पेशेल को लिप्जिंग विश्वविद्यालय का प्रोफेसर नियुक्त किया गया तथा पेशेल दास असलैंड नामक पत्रिका का संपादन किया। उसने नॉर्वे के फ्योर्ड का अध्ययन किया। वह बावेरियन एकेडमी ऑफ साइंस का महत्वपूर्ण सदस्य भी था। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, इसकी पुस्तक आपको याद रखनी है। दास असलैंड किसकी है? फर्नांडिस पैशिल की है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों रेड जेल तो आपको पता ही है कि बहुत ही प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं, इनके बगैर तो कह सकते हैं कि भूगोल ही अधूरा है। ठीक है, तो इसका नाम तो आपको याद ही रखना है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से। इनका जन्म 30 अगस्त 1844 में हुआ, मृत्यु 9 अगस्त 1904 में हुई। ठीक है, यानी कि ये लगभग कितने वर्ष तक जीते रहे? तो 60 वर्षों तक। जर्मन भूगोलवेत्ता तथा एंथ्रोजोग्राफर, यानी कि ये भी नृजाति वैज्ञानिक थे। रेड जेल ने 1897 में अपनी राजनैतिक भूगोल पुस्तक प्रकाशित की, यानी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी कब लिखी थी रेड जेल ने? 1897 में। ठीक है, और उसमें लेवेंस राम शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने। तो ये भी आपको याद रखना है कि लेवेंस राम शब्द रेड जेल ने किस पुस्तक में दिया था? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। कब? 1897 में। इसका अर्थ क्या था? वास स्थान, यानी लिविंग स्पेस। ये भी आपसे पूछा जाता है कि लिविंग स्पेस किसने दिया या लेवेंस राम किसने दिया? तो आपको याद रखना है रेड जेल महोदय ने। ठीक है, जो हम ज्योग्राफिकल थॉट की सीरीज चला रहे हैं उसमें जब हम रेड जेल की बात करेंगे तो विस्तृत चर्चा करेंगे उनके बारे में। ठीक है, इसके बाद अगला नाम है आपका अल्फ्रेड हेटनर का। इनका जन्म 6 अगस्त 1859 को हुआ था। ड्रेसडेन में मृत्यु हुई 31 अगस्त 1941 हाइडलबर्ग में। एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे अल्फ्रेड हेटनर। रिच्टोफेन और रेड जेल के शिष्य भी थे। ये भी आपको याद रखना है कि हेटनर के गुरु कौन थे? तो रिच्टोफेन और रेड जेल। उनकी पुस्तक यूरोप सन 1900 में प्रकाशित हुई। उनके अनुसार भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान यानी कोरोलॉजिकल साइंस है अथवा प्रदेश का अध्ययन है। ठीक है, तो हेटनर से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरोलॉजिकल साइंस कंसेप्ट किसने दिया था? तो हेटनर महोदय ने दिया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, हेटनर ने दृढ़तापूर्वक कहा कि भूगोल एक निजी चिन्ह संबंधी आइडियोग्राफिक यानी आइडियोग्राफिक अर्थात प्रादेशिक अध्ययन है, ना कि मोनोथेटिक यानी सामान्य अध्ययन। यानी कि आइडियोग्राफिक का मतलब प्रादेशिक अध्ययन है, ये मानते थे वो, मोनोथेटिक नहीं मानते थे, यानी सामान्य अध्ययन नहीं मानते थे। कार्ल ट्रोल, जिनका जन्म 24 दिसंबर 1899 में गैब्रिज में हुआ, मृत्यु 21 जुलाई 1875 में बॉन में हुई। कार्ल ट्रोल एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ये वनस्पति शास्त्री विलहेम ट्रोल के भाई थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन आपका ये रहा। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि रहन सहन के भिन्न तरीकों और भिन्न संस्कृति के लोगों के लिए एक ही पर्यावरण भिन्न भिन्न अर्थ रखता है।
ठीक है, यानी वो क्या कह रहा है कि रहन सहन का तरीका, उनकी संस्कृति, एक ही पर्यावरण उनके के लिए भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन निम्न संकल्पनाओं में से किससे संबंधित है? ठीक है, इंग्लिश से भी हम पढ़ देते हैं। द सेम इन्वायरमेंट कैरीज different meanings to people with different ways of living and culture. This statement is related to which one of the following concept? ठीक है दोस्तों, मानव भूगोल में आप जो 4 आपकी कंसेप्ट हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको हमेशा याद रखनी है। प्रक्रियावाद यानी कि प्रोबेबिलिज्म, इसे संभाव्यवाद भी कहते हैं। संभाव्यवाद, देखो संभववाद अलग है, संभाव्यवाद अलग है। निश्चयवाद यानी कि डिटर्मिनिज्म, संभववाद पॉसिबिलिज्म, ठीक है। स्टॉप एंड गो निश्चयवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, इसे नव नियतिवाद भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका है तीसरा, संभववाद। संभववाद मानती है कि भिन्न भिन्न संस्कृति और भिन्न भिन्न लोग, उनके लिए पर्यावरण भिन्न अर्थ रखता है, ठीक है। इनकी हम विस्तृत व्याख्या भी देख लेते हैं। आपका इसका तीसरा विकल्प सही है। इन संकल्पनाओं को हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार। भौगोलिक विचार के इतिहास में मानव प्रकृति अन्योन क्रिया यानी मानव और पर्यावरण के संबंधों के लेकर के अध्ययन की एक अनेक पद्धतियाँ और विचारों के संप्रदाय रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला है नियतिवादी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एक तरफ पर्यावरण है और एक तरफ मानव है, तो इन दोनों में से सुप्रीम कौन है इसी बारे में है, ठीक है। तो नियतिवाद इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण या प्रकृति को मानव से सुप्रीम मानता है, ठीक है। यानी कि इन्वायरमेंट प्लस है और ह्यूमन माइनस है, यानी पर्यावरण जैसा चाहता है मानव की क्रियाएं वैसी ही होती हैं। चलिए देख भी लेते हैं हम। के अनुसार मानव क्रिया को पर्यावरण नियंत्रित करता है। दूसरे शब्दों में यह विश्वास है कि विश्व में मानव व्यवहार में भिन्नता को पर्यावरण में भिन्नता द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नियतिवादी विचारधारा का सार यह है कि इतिहास, संस्कृति, रहन सहन, मानव समूहों के निवास अथवा राष्ट्रों की अवस्था पूर्ण अथवा अधिकांश रूप में पर्यावरण के भौतिक कारकों द्वारा ही नियंत्रित होती हैं, ठीक है। भौतिक कारक जैसे तापमान, वर्षा, ठीक है, इस प्रकार के भौतिक कारक हैं आपके। एक नियतिवादी मानव को सामान्यतः निश्चेष्ट अभिकर्ता माना है, यानी कि निष्क्रिय माना है, जिस पर भौतिक कारक निरंतर क्रियाशील रहते हैं और इस प्रकार उसके व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को निश्चित करते हैं। संक्षेप में नियतिवादी ये विश्वास करता है कि अधिकांश मानव क्रियाओं को प्राकृतिक पर्यावरण की अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। इस विचारधारा के चिंतक ये पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप याद रखेंगे यूनानी विद्वान थे, रोम विद्वान थे। अब यूनानी विद्वानों का क्रम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यानी कि प्रथम यूनानी भूगोलवेत्ता से अंतिम भूगोलवेत्ता तक और प्रथम रोमन भूगोलवेत्ता से अंतिम भूगोलवेत्ता का क्रम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा सैम्पुल, हंटिंगटन और नियतिवाद के जो प्रस्तुतकर्ता थे वो थे रैडजेल। तो ये आपको याद रखना है कि नियतिवाद कंसेप्ट किसने दिया था, तो रैडजेल ने दिया था, ठीक है। इसके बाद है आपका संभववाद यानी कि पॉसिबिलिज्म। भूगोल में पर्यावरणवादी, नियतिवादी और अत्यधिक व्यापीकरण का प्रतिक्रिया स्वरूप संभववाद विकसित हुआ। जैसा हमने बताया आपको कि एक तरफ मानव और एक तरफ पर्यावरण, यानी कि ये ह्यूमन है, ये आपका इन्वायरमेंट है। तो नियतिवाद में तो E+ है, यानी कि इन्वायरमेंट ही सब कुछ है, प्रकृति ही सब कुछ है। लेकिन संभववाद में अब A+ है, यानी कि मानव ही सब कुछ है, ठीक है। तो यही बात बताई जाती है इसमें। इसने मनुष्य को एक निष्क्रिय की अपेक्षा सक्रिय अभिकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है। संभववाद शब्द लूशियन फैब्रे ने दिया था, तो ये नाम आप याद रखेंगे कि संभववाद जो शब्द है वो लूशियन फैब्रे ने दिया था, ठीक है। जबकि संभववाद के जनक
फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता वाइडल डीला ब्लास कहलाते हैं। दोस्तों ये डिफरेंस आप याद रखेंगे। संभववाद शब्द फैब्रे ने दिया था, फैब्रे ने, जबकि जनक माने जाते हैं वाइडल डीला ब्लास। ठीक है, आगे देखते हैं। संभववाद के अनुसार पर्यावरण विकल्प प्रस्तुत करता है। जैसे जैसे सांस्कृतिक समूह में ज्ञान और तकनीकों का विकास होता है, इन विकल्पों की संख्या बढ़ती जाती है। अतः रहन सहन के लिए भिन्न तरीकों और भिन्न संस्कृति के लोगों के लिए एक ही पर्यावरण भिन्न अर्थ रखता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे अमेरिका में कोई नदी बह रही है तो अमेरिका वासियों ने इसका भरपूर उपयोग किया है। ठीक है, वहीं भारत में अगर नदी कोई बह रही है तो भारत अभी भरपूर उपयोग इसका नहीं कर पाया है। वहीं अगर कांगो यानी कि अफ्रीका में कोई नदी बह रही है तो उन्होंने अभी इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है। तो क्या बदल रहा है? पर्यावरण आपका एक ही है, लेकिन अलग अलग संस्कृति और उनके भिन्न तरीके, वैज्ञानिक भिन्न तरीके और उनका रहन सहन पर्यावरण के उपयोग को बदल रहा है। ठीक है, तो भिन्न अर्थ रखता है, जाहिर सी बात है उनके लिए। संभववादियों के अनुसार प्रकृति कभी भी एक परामर्शदाता से अधिक नहीं हो सकती, नहीं रही है। ठीक है, यहाँ आवश्यकताएं नहीं हैं किंतु सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान हैं। जब हम दोस्तों अपने थॉट के सीरीज में जब हम कंसेप्ट इन बातों पर बात करेंगे तो और विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप इतना ही जान लीजिए। देखो, अभी तक नियतिवाद ने प्रकृति को सुप्रीम माना, संभववाद ने मानव को सुप्रीम माना। अब अगली विचारधारा का जन्म होता है जिसका नाम है नव नियतिवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म। नव नियतिवाद की अवधारणा प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। ठीक है, तो नव नियतिवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने। और कहाँ के थे ये? ऑस्ट्रेलिया के। नव नियतिवाद का विकास संभववादी दर्शन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। इसके अनुसार यदि मनुष्य बुद्धिमान है तो वह प्रकृति के कार्यक्रमों का अनुसरण करता है, यह मानते हुए भी कि वह हास्यास्पद ढंग से व्यवहार कर सकता है। ठीक है, वह पर्यावरण द्वारा संस्थापित वृहत सीमाओं में रहते हुए जो पर्यावरण में सर्वोत्तम है उसका चयन कर सकता है। टेलर ने अपनी बात का समझाते हुए मानव को शहर के यातायात नियंत्रक के समान माना। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि मानव को शहर के यातायात नियंत्रक यानी कि ट्रैफिक पुलिस के समान माना था किसने? तो वो माना था आपके ग्रिफिथ टेलर ने। इसके लिए उन्होंने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म शब्द दिया। ये भी आप याद रखेंगे, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म किसने दिया? तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। रुको और जाओ नियतिवाद यह दावा करता है कि मनुष्य एक स्वतंत्र अभिकर्ता नहीं है, उसकी स्वतंत्रता सीमित है। किसी भी पर्यावरण में संभावनाएं असीमित होती हैं और प्रत्येक चयन के लिए एक मूल्य चुकाना पड़ता है। ठीक है, जैसे वर्तमान में जितनी भी विकास योजनाएं चलती हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम फ़ायदा ही ले रहे हैं, उससे हमारा नुकसान भी हो रहा है। जैसे वर्तमान में समय में आप देख लीजिए, लोगों ने जोशीमठ पर अपने निर्माण कार्य किए, लेकिन आज क्या हो रहा है? ज़मीन धसक रही है वहाँ पर, तो हमें मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक लिखी जो 1948 में प्रकाशित हुई। ग्रिफिथ टेलर ने प्रजातियों के संदर्भ में एक थ्योरी दी थी। माइग्रेशन जोन थ्योरी या जॉन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन भी किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर महोदय ने ही किया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि संभववाद का विचार सर्वप्रथम किस विचारधारा के पंथ ने विकसित किया था? तो आपको पता है कि संभववाद शब्द किसने दिया था? फैब्रे ने दिया था। जबकि जनक कौन कहलाते हैं? तो वाइडल डीला ब्लास कहलाते हैं। ठीक है, और ये दोनों कहाँ के थे? फ्रांस के। तो जाहिर सी बात है कि विच स्कूल थॉट फर्स्ट डेवलप्ड द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों फ्रांस के थे, तो ये फ्रेंच हो गया आपका, फ्रेंच स्कूल। ठीक है, ये व्याख्या आपको पहले भी बताई जा चुकी है, इसलिए हम यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहे हैं इसकी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 39वां। समस्त भूगोलीय प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता का है, इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्रश्न है।
यानी कि सीधी सी बात है कि पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने दिया था? द डोमिनेंट आइडिया ऑफ ऑल जियोग्राफिकल प्रोग्रेस इज दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड। तो ये किसने दिया था? तो ये आपका आंसर है वाइडल डीला ब्लास महोदय ने। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, पार्थिव एकता का विचार वाइडल डीला ब्लास ने ही दिया था। वाइडल डीला ब्लास कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे, और इन्हें संभववाद का जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जो आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, भूगोल के भाव और उद्देश्य में अमूलचूल रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार था? यानी विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडिकैप ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी। यानी किसने सबसे ज़्यादा परिवर्तन किया था? ठीक है, तो जब दोस्तों भूगोल में आप पढ़ेंगे तो 1960 के दशक में जो क्रांति आई थी उसने ही सबसे बड़ा परिवर्तन किया था, भूगोल के भाव और उद्देश्यों को परिवर्तित किया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि 1960 के दशक में कौन सी क्रांति आई थी, जिसे हमने मात्रात्मक क्रांति यानी कि क्वांटिफिकेशन या परिमाणीकरण क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, तो यही आपका चौथा आंसर सही है। अन्य प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों की भांति भूगोल में आनुभाविक वर्णनात्मक पद्धति को त्याग कर गणितीय और सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से अमूर्त प्रतिमानों के निर्णय पर जोर दिए जाने लगा। यानी कि केवल अब कोई भी चीज़ वर्णनात्मक नहीं रह गई, उसमें गणितीय और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, इस भूगोल में परिमाणात्मक क्रांति के नाम से जाना जाता है। बर्टन ने 1963 में व्याख्या किया कि परिमाणात्मक क्रांति भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूलचूल परिवर्तन है। यानी कि भूगोल के भाव और उद्देश्यों के आमूलचूल परिवर्तन है, ये किसने कहा था? तो बर्टन महोदय ने 1963 में कहा था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो में हमने इस सीरीज जो चल रही है आपकी MCQ, उसमें 10 क्वेश्चनों को कवर किया है। आगे वाले वीडियो में हम और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कवर करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, साथ ही साथ, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जय हिंद दोस्तों।